हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। आपका जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था उसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और आज की डेट में आप लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कैपेसिटर की थीम है। एक तरह से मींस कैपेसिटर को स्टडी करने के लिए आपको इन एक दो टॉपिक से निकलना पड़ेगा ना। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बेटा कंडक्टर सब्सटेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां पर कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने, नंबर ऑफ 3 to 4 पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है। कंडक्टर मटेरियल लिया गया है, कंडक्टर मटेरियल को दिया गया चार्ज हमेशा सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मींस पहला पॉइंट रहेगा आपका चार्ज सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा चार्ज को दिया किसी भी कंडक्टर सब्सटेंस को दिया गया चार्ज कहां पर होगा, दिया गया चार्ज हमेशा उसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट जो आपको नोट करना है, सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मीन्स जब टोटल चार्ज सरफेस को होगा तो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब ई इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो वैल्यू यहां पर क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सरफेस में जो कंडक्टर सरफेस होता है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। सरफेस कोई भी चार्ज है वो चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 90 डिग्री पर होगी। नेक्स्ट है आपके पास, जब यहां पर ई इन की वैल्यू जीरो है तो उसी के रेफरेंस में बात करें, वी इन की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब जब आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल आर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जीरो पुट कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो पुट किया तो डेल वी अपॉन डेल आर इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब V क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर इस चीज को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर कंडक्टर के इनसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू जीरो रहेगी इसका मतलब V इन क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। और कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, देखिए आउट सरफेस पर जो V आउट मिलेगा वो मिलेगा KQ अपॉन R। सरफेस पर क्या मिलेगा, V जो सरफेस मिलेगा उसकी वैल्यू जाएगी KQ अपॉन कैपिटल R। ठीक, तो V इन क्या रहेगा, V इन V सरफेस के बराबर होता है और यहां पर KQ अपॉन R ही रहेगा। क्लियर। तो जो दिया गया ग्राफ है वो ग्राफ कैसे होगा, वोल्टेज के रेफरेंस में कांस्टेंट के बाद में डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो ग्राफ यहां पर बनाया गया है वो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ओनली यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर सब्सटेंस को पुट करने पर उसके अंदर क्या क्या बिहेवियर आपने रिप्रेजेंट किए। तो जो भी रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड हाफ चैप्टर में काउंट किया गया है। तो इसके जो नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स है वो यहाँ पे डिस्कस किए। नेक्स्ट पॉइंट है एक और, उसको भी डिस्कस करते हैं, लास्ट पॉइंट। देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, जैसे मान लो ये कोई चार्ज सीट है, कंडक्टर सीट है, दैट इज चार्ज विद कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कंडक्टर को रखा गया है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऑफ नीटा के, मतलब नॉर्मल डायरेक्शन। ये लास्ट आपका 5वां पॉइंट है। क्लियर। तो ये पॉइंट्स तो वो डिस्कशन है
कि जो आपने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ा है ये उसके पॉइंट्स हैं। ठीक है, हेलो बच्चों, लेते हैं अपना सेकंड टॉपिक। देखिए, सेकंड टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इस चीज को, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। देखिए, शील्डिंग इफेक्ट का नाम आपने कहीं सुना होगा, जो एक तरह से स्क्रीनिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किस इफेक्ट को? स्क्रीनिंग इफेक्ट को। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है बेटा? त्वचिक प्रभाव होता है। क्या होता है? त्वचिक प्रभाव मीन्स एक ऐसा इफेक्ट जो बेसिकली केवल सरफेस से शो हो। त्वचिक मतलब ये स्क्रीन इफेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, बारिश के दिनों में जब आसमान के अंदर बिजली कड़कती है तो उसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का एक वर्ड दिया गया है जिसके नाम से जाना जाता है, और थंडरस्टॉर्म भी कहा जाता है। तो जब आसमान में बिजली कड़कती है तो वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया जा रहा है कि वास्तव में उससे बचने के लिए आप किसी कार के अंदर बैठ जाएं या किसी घर के अंदर चल जाएं या फिर बस में बैठ जाएं जो पैक्ड है ना। तो यहाँ पर कंडक्टर को पहले डिस्क्राइब करने से पहले आपको यहाँ पर कंडक्टर सरफेस को एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर सरफेस आपके पास है और कंडक्टर सरफेस में टोटली जो चार्ज गिवन है वो टोटली चार्ज यहाँ पे 0 है। इसका मतलब कंप्लीट अमाउंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द 0। क्लियर? अब सपोज यहां पर बात करते हैं, जैसा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, थंडरस्टॉर्म्स कॉम्प्लेक्शन के कारण जो बारिश में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे ना, सपोज उसमें कंडक्टर सीट रखी हुई है, कंडक्टर ऑब्जेक्ट सब्सटेंस रखा हुआ है। तो यहाँ पर टोटल सेगमेंट देखते हैं कि इस सेगमेंट में समझने के लिए क्या है। आप भी जानते हो कि दिया गया चार्ज किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर सब्सटेंस पे ओनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओनली सरफेस पर। इसका मतलब क्यू इन क्या रहेगा बेटा? 0। क्लियर? और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा मेजर है कि किसी भी कंडक्टर सेल या कोई चार्ज बॉडी है, कंडक्टर होना चाहिए ना। नॉन कंडक्टर में क्या होता है कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है, तो उसमें जो V इन होता है वो 3/2 ऑफ VS आता है। मतलब जो सरफेस पे है वो सेंटर हो जाएगा, उसका सेंटर पे जो पोटेंशियल आएगा वो 1.5 टाइम्स आता है। तो वो टॉपिक नॉन कंडक्टर सीट के लिए, नॉन कंडक्टर सब्सटेंस के लिए लागू होता है। यहाँ पर कंडक्टर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू इन क्या हो गया? 0 हो गया। क्लियर? अब E का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा E इज इक्वल टू KQ/R। क्लियर? जब आपको पता है क्यू इन की वैल्यू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होगा? 0 होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशन है E इन इज इक्वल टू द माइनस डेल V अपॉन डेल R। तो E इन की वैल्यू जब यहाँ पे 0 है तो डेल V अपॉन डेल R 0। इसका मतलब V क्या हुआ? एक डिफरेंशिएट जो अमाउंट आपका 0 आ रहा है वो किसी कांस्टेंट वैल्यू का होगा। तो यहाँ पर जो V आएगा इनसाइडेड टू कंडक्टर सब्सटेंस पोटेंशियल लेवल इज कांस्टेंट। अब पोटेंशियल लेवल इनसाइड कांस्टेंट है बट वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए? तो वैल्यूएशन सरफेस के इक्विवेलेंट होगी। ओके, तो जो सरफेस पर जो पोटेंशियल है V इज इक्वल टू KQ/R। क्लियर? यहाँ पर स्क्वायर रहता है, यहाँ पे आ रहा है। तो जो सरफेस पर V की वैल्यू KQ/R आई है वो इनसाइड भी बिलोंग करेगा। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? जो थंडरस्टॉर्म कंप्लेशन जनरेट होता है बारिश के दिनों में, उसके कारण यहाँ पर लाइटनिंग होगी। अब लाइटनिंग मतलब एक तरह से बिजली कड़कना या जो वर्ड होता है उसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का नाम दे रहे हैं। ठीक है? तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। लार्ज स्केल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो अपनी अर्थ पर प्रेजेंट कंडक्टर सब्सटेंस को क्या करेगा? इफेक्ट करेगा। सपोज आप एक ह्यूमन बीइंग हो, तो ह्यूमन बीइंग एक बॉडी जो कंडक्टर से बिलोंग करती है, अपनी जो बॉडी होती है वो क्या है? कंडक्टर है एक तरह से। क्लियर? अपनी बॉडी पे अगर आप पोटेंशियल दोगे, जैसे मान लो मैंने ये तार पकड़ा और इस तार का यहाँ पर पोटेंशियल है 220 वोल्ट। जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइन गुजरी और मैंने इसको पकड़ लिया, खिंचा, पकड़ा नहीं पकड़ा? पकड़ा। ठीक है, पकड़ने के बाद जो मेरी बॉडी में पोटेंशियल आएगा वो अप्रोक्स कंप्लीटली 220 वोल्ट आएगा। तो गिवन किसी भी कंडक्टर, ये भी पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कंडक्टर सब्सटेंस को दिया गया पोटेंशियल
उसके कंप्लीट वॉल्यूम में, उसके कंप्लीट आयतन में कंप्लीटली क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब पूरी मेरी जो बॉडी रहेगी वो कंप्लीट 220 वोल्ट से क्या रहेगी, कनेक्ट रहेगी। क्लियर? तो यहां पर जो लाइटनिंग प्रोजेक्ट हुआ, वो लाइटनिंग प्रोजेक्ट के कारण किसी भी पर्टिकुलर चार्ज सीट की बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर सीट है, तो इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड गिरेगा। क्लियर? ठीक है, यह पॉजिटिव है। पॉजिटिव से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी उस कंडक्टर सब्सटेंस पर, जहां पे ऑलरेडी नेगेटिव एंड पॉजिटिव का इक्वल सेगमेंट प्रेजेंट है, वो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर इफेक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो बेटा यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज ऊपर लाई करेगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो नीचे लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में ये टोटल सीट का जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, अपर साइडेड ऑफ द कंडक्टर। जो कंडक्टर की लास्ट स्केल होगी उस स्केल लास्ट लिमिट तक वो चला गया। ठीक है, नीचे क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस प्लस को रिपेल करता है और प्लस ही माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। लास्ट में मैंने क्या किया, उसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थिंग से जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंप्लीटली अर्थिंग में क्या चला गया, अर्थ में शिफ्ट हो गया। ये लो, अब बचा क्या आपके पास, इस कंडक्टर सीट जो सब्सटेंस है, उस कंडक्टर सब्सटेंस में प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो उससे क्या कर लेता है, बाइंड अप कर लेता है। तो बचा क्या, आप उस कैविटी की बात कर रहे हैं, जिस कैविटी के अंदर आप बैठे हो उस कैविटी का पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी अर्थिंग में जा चुका है और नेगेटिव चार्ज कहाँ चला गया, सीट जो अपर सीट है उस अपर सीट पे चला गया। तो अपर सीट पे जाने के कारण आप इनसाइडेड क्या हो गए, सेफ हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी कंडक्टर सेल के अंदर आप सेफ रह सकते हो, क्योंकि ई इनसाइडेड क्या होता है, 0 होता है और वी वहां पे कांस्टेंट होता है। जब आप किसी इलेक्ट्रिफाइड एरिया में नहीं रहोगे तो आप कहीं भी लाइटनिंग से इफेक्टेड नहीं रहोगे। इसका मतलब जब भी बारिश के दिनों में बिजली वगैरह कड़कती है या फिर जो बिजली गिरती है, उस कॉन्सेप्ट पे एक ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, एक ह्यूमन बीइंग को किसी भी बंद कार जो कंडक्टर होती है, कंडक्टर सब्सटेंस से बनी होती है, लोहे से बनी होती है, बॉडी बस या फिर जो अपना घर होता है उस घर में चले जाएं। तो अपने को क्या किया, या पेड़ के नीचे चले जाएं। तो अपन जो कैंडिडेट्स है उन कैंडिडेट्स ने क्या किया, अपन ऐसी जगह चले गए जहां पर आप किसी एक सराउंडेड एरिया के अंदर आ चुके हो। तो दिया गया चार्ज जो बाहरी आउटर इलेक्ट्रिक शेड आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बॉडी को टच नहीं कर सकता या आपकी बॉडी उससे अनअफेक्टेड रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर इन द सेफ जोन और आप सेफ जोन में हो। तो वह सेफ जोन कौन सा रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का सिंपल सा जो मीनिंग है वह है स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब होता है त्वचात्मक प्रभाव। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी बात करते हैं, किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक चौक है और इस चौक को एक वायर का अजम्पशन करेंगे तो इसमें से करंट फ्लो हो रही है। ठीक, आप जो घर पे वायर यूज करते हैं बेटा वो प्लास्टिक कोटेड होता है। प्लास्टिक कोटेड क्यों होता है, क्योंकि जब इस कंडक्टर वायर के अंदर जब चार्ज फ्लो होगा तो करंट प्रोड्यूस होती है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। और करंट हमेशा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको फॉलो अप करती है। यही रीजन है जब आप उस वायर को जो विदाउट प्लास्टिक है, प्लास्टिक कोटेड वायर को अगर आप टच करते हैं, पकड़ते हैं तो आपको करंट नहीं लगता, लेकिन आप बिना प्लास्टिक वाले वायर को अगर आप कनेक्ट करते हो या टच कर लेते हो तो जैसे आपने वायर को टच किया, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू आवर बॉडी, ये होगा। जब आपकी बॉडी से चार्ज फ्लो हो रहा है तो यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर जो फुट है, लोअर फुट जो पार्ट है एक तरह से वो 0 वोल्ट पे, और आपने जिस वायर को पकड़ा है वो किस पे है, 220 वोल्ट पे। तो आपकी बॉडी का कंप्लीट वोल्टेज डिफरेंस क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस 220 माइनस 0। तो आपकी बॉडी में से होके क्या फ्लो हो जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगी, मीन्स चार्ज फ्लो हो गया। आपका जो ह्यूमन बीइंग जो बॉडी होती है वो टोटली कंडक्टर होती है। यही रीजन है कि तार को पकड़ने पर करंट लगता है। अगर इनकेस इमेजिनेशन करो कि एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी एक नॉन कंडक्टर होती, कंडक्टर नहीं होती,
तो आप बिजली के तारों से खेलते नहीं खेलते? अरे पकड़ते ना, बस वो वाली बात है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग कंप्लीट होता है। जो छोटे मोटे टॉपिक है आज केवल ओनली थ्योरेटिकल टॉपिक है, जो कैपेसिटर को थीम आउट करेंगे। आपको कैपेसिटर की थीम जो मानी है कुल मिला के लिए। तो ये पार्ट यहाँ पे फिनिश होता है और आज का लास्ट टॉपिक उठाते हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ठीक। लो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक है एक तरह से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर? डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की यहां पे बात हो रही है, तो ईच एंड एवरी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किसी न किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बिलोंग करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे बिलोंग करेगा? क्लियर? और आपको पता है जो एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और दैट इज बिलोंग्स टू द के। यही इससे कैसे रिलेटेड होता है। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए या समझने के लिए आपके पास दो पॉइंट होने। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किस टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रहे हो, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिफिकेशन बेस्ड थ्योरी पे टू टाइप का होता है। देखिए इसकी टाइप्स। फर्स्ट, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक, और एक है बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक। What is the basic difference between non-polar dielectric and polar dielectric? Polar dielectric, non-polar dielectric का जो बेसिक डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिस्क्राइब करते हैं। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो देखिए। कोई भी सब्सटेंस होता है या कोई भी पदार्थ होता है बेटा, तो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है? कंटेन करता है। मींस लार्ज स्केल पर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होकर एक सब्सटेंस का कंस्ट्रक्शन करते हैं। या फिर आप लोअर स्केल से उठाइए, एटम्स आएगा, एटम्स से मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे एलिमेंट वगैरह, कंपाउंड वगैरह, और ये सब एक सीरीज में चलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल्स है। क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स। मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर यहाँ पर मॉलिक्यूल्स है। अब नॉन पोलर और पोलर में बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखिए। अगर कोई नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड रहेगा, नॉन पोलर मींस यहां पर आफ्टर रिक्वायरमेंट है पोलराइजेशन की, वो तो दोनों में ही है, लेकिन नॉन पोलर वर्ड का मीनिंग क्या होगा? नॉन पोलर। ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, ट्रिक दे रहा हूं। नॉन पोलर, तो पोलर में पी को क्या करना है? लाउडली लेना है। नॉन पोलर पी मीन्स पी को कहां रखेंगे? यहां पर। क्लियर? ये ट्रिक है, ये अंडरस्टैंडिंग ट्रिक है जो आपको दिमाग में सेट करनी है। पोलर तो यहां से इसको पी को बिठाएंगे। क्लियर? अब दूसरा वर्ड यहां पे पकड़ते हैं, नॉन। बेटा देखिए, नॉन का मतलब नहीं, इसका मतलब पी क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का पी क्या होता है नॉन पोलर में? 0। क्या पोलर के आगे नॉन लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ। इसका मतलब इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है? देखिए ध्यान से समझिए, मॉलिक्यूल्स तो सभी रखते हैं, पोलर भी रखेगा, नॉन पोलर भी रखेगा। ठीक है? लेकिन नॉन पोलर तो पी उठाएंगे सबसे पहले, पी। एंड पोलर इसका भी पी उठाएंगे।
क्लियर। तो पोलर आपको पी वर्ड दे रहा है। नॉन, नॉन मतलब नहीं, यहां पे एक मॉलिक्यूल का पी नहीं होता है, और यहां पे एक मॉलिक्यूल का पी होता है जो 0 है। एक क्लियर, मतलब पी नहीं होगा, उस वर्ड को समझेंगे। तो पी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, पी की वैल्यू 0 है। यहां पे एक मॉलिक्यूल का पी होगा, और पी बोले तो जो आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है बेटा, P इज इक्वल टू Q गुणा 2A। व्हाट इज द वैल्यू P? चार्ज मल्टीप्लाई विद डायपोल लेंथ। उसी से इसको P को उठाएंगे, और P क्या है यहां पे, डायपोल मोमेंट। ठीक है, क्या है बेटा P? डायपोल मोमेंट। ओके, डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर एक मॉलिक्यूल के केस में 0 है तो वह नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा, और यहां पर अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू 0 नहीं है तो वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होगा। पहला केस तो ये। अब नॉन पोलर के और पोलर के एग्जाम्पल देखते हैं। नॉन पोलर, इसके जो बेसिक एग्जाम्पल है उसको उठाता हूं मैं। देखिए, पहला आएगा H2, फिर आएगा N2, फिर आएगा CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक लीनियर कॉन्फ़िगरेशन कंपाउंड है, तो लीनियरली ये एक मॉलिक्यूल का जो P होता है वो 0 होता है। यहां पर HCl, NaCl, NH3, MgCl। क्लियर। यहां पे अब आपको जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन दी जा रही है वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन इसकी रिगार्डिंग दी जा रही है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में P0 क्यों होता है, चलिए उसको समझते हैं। यहां पे मैं उसको समझाता हूं। देखिए बेटा, जैसे मान लो लेट्स वी हैव हाइड्रोजन, आपने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, ये हो गया आपका एग्जाम्पल H2। क्लियर। हाइड्रोजन H2 जो कंपाउंड है एक तरह से है, उसमें 2 हाइड्रोजन एलिमेंट है। क्लियर। आपको पता है एक हाइड्रोजन के पास एक ऑर्बिट में केवल 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और दूसरे हाइड्रोजन के पास बी कंपाउंड में 1 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। क्लियर। तो हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस यहाँ पे क्या होंगे, कंबाइन होंगे। मतलब ये किससे रिलेटेड होगा, हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस। तो जो सेल जनरेट की गई है H2 सेल, उस H2 सेल में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयंस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। क्लियर। हाइड्रोजन जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन कंपाउंड की बात करते हैं। इधर क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस, इधर क्या होगा, हाइड्रोजन माइनस। दोनों जो एलिमेंट है वो आयन में कन्वर्ट हो चुके हैं। हाइड्रोजन एलिमेंट आयन में क्रिएट हो चुका है, आयन में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन माइनस को आप मर्ज कीजिए। मर्ज करेंगे तो एक H2 कंस्ट्रक्शन होगा, और इस H2 कंस्ट्रक्शन में प्लस और माइनस कहां रहेंगे बेटा, पास पास रहेंगे। देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा देखना है, इस जगह प्लस और माइनस पास पास रखे हुए। ओके, चलते हैं डायपोल मोमेंट के फॉर्मूले पे। P बराबर होता है Q इंटू 2A। क्लियर। एक हाइड्रोजन प्लस है, एक हाइड्रोजन माइनस है, तो चार्ज वैल्यू तो इलेक्ट्रॉन के तुल्य हो जाएगी। बट व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स पास पास लाई करेंगे, प्लस दोनों के जो आयन्स को सेंटर प्रेजेंट होंगे, तो प्लस और माइनस आपस में क्या होंगे, पास पास होंगे।
जब पास पास होंगे तो यहां पर जो डिस्टेंस फिनोमिना है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में 2a, वो 2a क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब यहां पे 0 रखा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? समझ में आया नहीं है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जो एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उस एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है यहां पे। उसका P0 कैसे होता है, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे। जब आप इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, अभी मैं इसको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं भाई इसका पोलराइजेशन कैसे होता है। आपके साइड में एक एग्जांपल लिया है मैंने हाइड्रोजन का, अब मैं इसका पोलराइजेशन सिखाता हूं, ठीक है? तो साथ के साथ यहीं पे सीखेंगे। मैं सेकंड एग्जांपल लूंगा पोलर का, फिर उसका पोलराइजेशन सिखाऊंगा, ठीक है? देखिए बेटा, यहां पर ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन अबाउट सिंगल मॉलिक्यूल्स का P0 कैसे होता है, तो इसका आपको पोलराइजेशन भी सिखा देता हूं मैं। देखिए, यह हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, उसको मैंने किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसमें आपने क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रखे। यहां पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को लिया जा रहा है, क्लियर समझने के हिसाब से। तो जैसे ही यहां पे इस डायग्राम में नोटिस करेंगे कि प्लस और माइनस पास पास है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाई करेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट लाई करेगा। इसका मतलब माइनस यहां पे आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस। इसमें भी माइनस यहां आ गया और यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। क्लियर? देखो, जो प्लस माइनस पास पास थे, अब वो जो बॉन्ड बना के रखे हुए थे वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में उस प्लस पर फोर्स लगेगा वो इधर आएगा, उस माइनस पर फोर्स लगेगा वो उधर जाएगा। क्लियर? तो यहां तक का जो बेसिक फिनोमिना है वो क्लियर आउट हो चुका है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करने जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। देखिए बेटा, माइनस से प्लस की ओर यहां पे डिस्क्रिप्शन चल रहा है अपना, डिस्क्रिप्शन अबाउट डायपोल मोमेंट। तो सिंगल मॉलिक्यूल का जो P वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। वन मॉलिक्यूल के पैरेलल अगर दूसरा मॉलिक्यूल है तो उसका P वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है। इस प्रकार सब्सटेंस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इन सब मॉलिक्यूल का जो P नेट होगा वो P नेट कहां पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, माइनस से प्लस की ओर। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव शीट से नेगेटिव शीट की ओर होगा। क्लियर? यहां पे पर्टिकुलर सिंगल मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट काउंट किया है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चीज है। क्लियर? तो ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर जैसे आपने मॉलिक्यूल शिफ्ट किया, इस प्लस और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, इधर। उसका नाम देंगे अपन ईपी। क्या नाम देंगे बेटा, ईपी। जिस प्रकार सभी, इस एक्सटर्नल को हटाइए, एक्सटर्नल की बात ही नहीं कर रहे थी। जिस प्रकार सभी पोलराइज्ड मॉलिक्यूल्स का जो पी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में आया है, तो उन मॉलिक्यूल्स के थ्रू जो पोलराइजेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड देगा तो अपोजिट डायरेक्शन देगा। तो ईपी कहां आ रहा है, इधर। अच्छा, ई नेट क्या होगा यहाँ पे, ई नेट होगा यहाँ पे ई माइनस ईपी। क्या होगा, ई माइनस ईपी। क्लियर? ई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ईपी की वैल्यू पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पोलराइजेशन के कारण जनरेट हुआ है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का, और फिर उसका पोलराइजेशन कैसे करते हैं। जो आपको नोट्स दिए जाएंगे बेटा, उन नोट्स में कंप्लीट डिटेल्स में लिखा हुआ है। समझाने का पार्ट यही था जो मैंने समझाया आपको। सेकेंड टॉपिक उठाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक।
देखिए पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक का केस है। ठीक है, और अभी मैं ले रहा हूं केवल एग्जांपल। देखिए एग्जांपल लिया आपने HCl। HCl के दो मॉलिक्यूल्स, HCl का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है। यहां पे काउंटिंग होती है कि हाइड्रोजन और Cl के कंपेयर में बात करें तो किसकी साइज ज्यादा है। हाइड्रोजन के रेफरेंस में बात करें तो क्लोरीन बहुत ज्यादा बड़ी होती है। क्लियर। हाइड्रोजन का जो एक तरह से देखा जाए तो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन को एक आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोजन आवारा तत्व होता है, एक एबनॉर्मल एलिमेंट होता है जो कहीं भी घुस सकता है, कहीं से निकल सकता है। तो यहां पर हाइड्रोजन प्लस और Cl माइनस की बात करते हैं। देखिए ये तो हो गया आपका Cl माइनस और ये हो गया आपका हाइड्रोजन प्लस। ठीक, इसको आप इसको ऐसे कंबाइन करेंगे, ये माइनस और ये हाइड्रोजन प्लस। ओके, देखिए यहां पे प्लस से माइनस की बात करें तो कुछ डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली यहां पर P बराबर Q गुणा 2A होगा। इसका एक P वेक्टर यहां पे प्रेजेंट। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं, ये थोड़ा चेंजेज है। पोलर डाइलेक्ट्रिक यहां पे बात कर रहे हैं तो उसके एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं कि मैंने एक मॉलिक्यूल लिया और एक मॉलिक्यूल का आपको P वेक्टर अवेलेबल है। क्लियर। सिंगल मॉलिक्यूल हैव P वेक्टर। क्लियर, ये पॉइंट यहां पे क्लियर आउट हो चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। सर इसका पोलराइजेशन कैसे होगा। ओके, पोलराइजेशन, पोलर डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन समझते हैं, सेम टॉपिक है। ठीक, पोलराइजेशन में आपको कुछ भी नहीं करना, जो प्लस और माइनस है वो एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जो प्लस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में चले जाएगा आगे की ओर, और जो माइनस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चला जाएगा। तो देखिए कैसे जमाएंगे, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, और ईच मॉलिक्यूल हैव P वेक्टर इन दिस डायरेक्शन। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो टोटल P नेट कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सिंगल मॉलिक्यूल हैव प्रोड्यूस पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस से प्लस की ओर। इस प्रकार बहुत सारे अगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनका जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट अपोजिट आता है। इसका मतलब ई नेट आपके पास क्या मिलेगा, ई माइनस ईपी मिलेगा। तो इधर का प्रोग्राम सेम टू सेम है, बट वो आपका मॉलिक्यूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में डिफरेंस है। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने जब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया, पोलर डाइलेक्ट्रिक लिया, पोलराइजेशन में आपने एक ही डायग्राम बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउट लग रहा है और ये हो गया प्लस एंड माइनस। क्लियर। तो ये प्लस और माइनस बाउंड्री पे क्यों आ गए। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है बेटा, लेके जा रहा है। लेकिन यहां पे एक मॉलिक्यूल की दीवार है, उस मॉलिक्यूल की दीवार की एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से प्लस बाहर नहीं जा सकता। क्लियर। और इस साइड भी जो दीवार है उससे माइनस बाहर नहीं जा सकता। तो ये अपने एक्सट्रीम डिस्टेंस पे पहुंच जाते हैं, प्लस और माइनस। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या होता है, डायपोल लेंथ क्रिएट हो जाती है। इसका मतलब यहां पे P जनरेट हो गया, यहां पर क्या हो जाता है, P जनरेट हो जाता है। ओके, मैंने आपको पोलर के केस में समझाया था कि सिंगल मॉलिक्यूल इसका P रखता है। सिंगल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा था मैं कि इसका P रखता है, बट अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता, बिफोर पोलराइजेशन क्या केस होता है। तो बिफोर पोलराइजेशन आप देखिए, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद कंडीशन है, अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता, E क्या है बेटा, E आउट 0 है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अप्लाई नहीं किया, तो यहां पर जो इनका प्लस और माइनस का जो केस है वो ऐसे क्रॉस होता है, इसका P वेक्टर और इसका P वेक्टर। क्लियर। तो इसका P नेट पहले क्या रहता है, 0,
अभी जो मैंने आपको वीडियो में पहले एक्सप्लेनेशन किया था वो सिंगल मॉलिक्यूल के रेफरेंस से बात की थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना कि नॉन पोलर के आगे आपने P बराबर 0 रखा था और पोलर के आगे आपने P नॉट इक्वल टू 0 रखा था, और आप यहां आके P नेट की वैल्यू 0 दे रहे हो। तो ये टोटल डायरेक्टिव सब्सटेंस की बात हो रही है कि उसमें मान लो अगर 500 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो 250 का P वेक्टर दूसरे 250 के P वेक्टर से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर पेयर ऑफ P नेट मिलेगा 0। तो इस प्रकार बहुत सारे यहां पे पेयर बनेंगे, वो P नेट आपको 0 देंगे। कब देंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जब आपने उसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इसका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। तो पोलर इंपॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है कि बिफोर पोलराइजेशन सिंगल मॉलिक्यूल के केस में बात करें तो नॉन पोलर का P क्या होता है, 0 होता है, पोलर का P 0 नहीं होता। एक पोलर डाइलेक्ट्रिक का सिंगल मॉलिक्यूल के केस में बात हो रही है कि उसका P 0 नहीं होगा। फर्दर रेफरेंस विद वन मॉलिक्यूल, ठीक। जब आपने उस पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ है तब क्या होगा, तो जो नॉन पोलर है उसमें एक मॉलिक्यूल का P 0, तो सभी का P 0 खत्म। अब बात करते हैं पोलर वाले केस में। सर एक मॉलिक्यूल का P प्रेजेंट है, तो यहां पर तो सपोज 20 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तो यहां पे बेटा पेयरिंग बनती है। पेयरिंग मतलब जैसे मान लो एक मॉलिक्यूल का P इधर, दूसरे मॉलिक्यूल का P इधर, तो ये दोनों पेयरिंग आपस में क्या कर रही है, कैंसिल आउट कर रही है। तो अपन इसको पोलराइज्ड करने के लिए, तो अभी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, उस केस में P नेट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। क्लियर। जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दूंगा तब मेरे पास पूरा सिनेरियो आपके सामने है। ईच मॉलिक्यूल हैव P, देन टोटल मॉलिक्यूल्स हैव P नेट डायरेक्टेड फ्रॉम इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी E माइनस EP। तो ये टोटल कंटेंट्स आपको नोट्स में भेजा जाएगा अभी। चलो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी को और समझ लेते हैं। देख, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या, देखिए बेटा, ससेप्टिबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रीफाइड किया है, यहाँ डाइलेक्ट्रिक पोलर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है या पोलर डाइलेक्ट्रिक है, उसका पोलराइजेशन किया है। तो पोलराइजेशन थ्रू किसके थ्रू किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू। तो यहां पर P जनरेट हुआ है। क्लियर। तो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, वो क्या बोलता है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में जो P नेट जनरेट होता है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है जिसे यहां पर काई के नाम से जाना जाता है, और ये हो गया बेटा P अपॉन। क्लियर। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग चीज है, वो क्या होता है, ये एक नॉर्मल प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिफिकेशन में जो P जनरेट होगा या P की जो वैल्यू आएगी वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करती है। बस यहां पे केवल इतना सा पार्ट है। अच्छा, इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं। P से निकालेंगे आप तो कूलम इंटू मीटर और न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये हो गया आपके कंप्लीट यूनिट, कूलम स्क्वायर मीटर अपॉन न्यूटन। क्लियर। तो ये भी आपको थ्योरी में भेजा जाएगा। ये आपका आज का जो बेसिक सिनेरियो है वो टोटल थ्योरेटिकल। कल से आप कैपेसिटर को पढ़ेंगे, और कैपेसिटर टोटली न्यूमेरिकल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक का होमवर्क अगर आपने नहीं किया हो तो बच्चा गैंग उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि कल से आपको धड़ाधड़ न्यूमेरिकल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।